हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्ट माया यूट्यूब चैनल में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां आपको कोई स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी जिससे आप बेहतर डिसीजन ले सकें। पैसा आपका है, रिस्क आपका है और ऑब्वियसली प्रॉफिट भी आपका ही रहेगा। किसी भी स्टॉक में निवेश आप अपनी समझ से करेंगे, मेरे बताने से बस समझेंगे कि कैसे स्टॉक को देखा जाए, कैसे उसको एनालिसिस किया जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, स्टॉक का नाम है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो यूपीएल का एक बार चार्ट देख लेते हैं, यूपीएल ने पिछले कुछ समय में कैसे परफॉर्म किया है। यूपीएल ने लगभग जनवरी 21 में 858 के आसपास हाई बनाया था और अभी यूपीएल 475 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 1008 दिन अप्रॉक्सीमेट 2.5 ईयर्स हो चुके हैं और स्टॉक 45% डाउन है। और ये स्टॉक सेम लेवल पे कब ट्रेड किया है ये भी देख लेते हैं। तो ये स्टॉक लगभग अक्टूबर 16 में भी इसी लेवल पे ट्रेड किया था। तो अप्रॉक्सीमेट 7.5 ईयर्स हो चुके हैं और स्टॉक ने बीच में परफॉर्म किया है, ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है। बट अभी का जो करंट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो पिछले 7.5 ईयर्स बैक पे जो प्राइस था उसके बराबर है। तो क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हुए हैं, या कंपनी कांस्टेंट है, या कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, ये हम उसके फाइनेंशियल्स देख के पता करेंगे। पर उससे पहले एक बार इसके चार्ट पर और देख लेते हैं कि क्या इसके चार्ट में पिछले 7.5 ईयर्स में क्या हुआ है। क्या पहले भी स्टॉक गिरा है, पहले भी रिकवर हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। चूँकि अभी स्टॉक लगभग 45% डाउन है और उसको लगभग हाई से 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, तब से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक। इससे पहले सेम स्टॉक लगभग जून 19 में गिरना चालू हुआ था और लगभग 294 डेज, लगभग 9 मंथ्स के आसपास ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला था और उस टाइम स्टॉक में 58% का करेक्शन आया था, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। मैंने ये लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। उसके बाद इस स्टॉक को सेम लेवल पे पहुंचने में 406 डेज, लगभग 14 मंथ्स लगे थे और स्टॉक में 134% का गेन था। अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर 2 मंथ्स में 134% का गेन, नॉट बैड। हालांकि स्टॉक उसके बाद भी ऊपर गया था, बट हम मान लें कि स्टॉक अपने ही प्राइस पे वापस आने में कितना समय लगाया, तो लगभग 1 साल 2 महीने लगे हैं। इससे पहले भी स्टॉक ने ऐसा किया है, जी हाँ बिल्कुल किया है। ये स्टॉक अगस्त 17 में भी डाउन हुआ था, 40%, 36-37% के आसपास का करेक्शन था। 357 डेज, लगभग 1 साल तक डाउन ट्रेंड में रहा था स्टॉक। उसके बाद से स्टॉक को अपने लेवल पे पहुंचने में 232 डेज का टाइम लगा, लगभग कह सकते हैं 7.5 मंथ 8 मंथ्स लगे और स्टॉक ने 50% का गेन दिया था। ठीक है, स्टॉक उसके बाद भी ऊपर गया था, बट हम मान लेते हैं कि स्टॉक अपने ही लेवल पे पहुंचने में लगभग 8 मंथ्स में 50% का गेन दिया था। तो ये भी कोई बुरा गेन नहीं है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि अगर स्टॉक वापस से अपने लेवल पे पहुंचता है तो कितना परसेंटेज गेन होने के चांसेस है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर स्टॉक यहां से वापस अपने लेवल पे पहुंचता है, शायद मैंने गलत टूल को सेलेक्ट कर लिया है। तो वापस से अपने लेवल पे पहुंचने में इसमें 80% के आसपास गेन है। और ये कितने समय में आएगा? विदिन 1 मंथ आएगा, विदिन 6 मंथ्स आएगा, विदिन 1 ईयर आएगा, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट है तो श्योरिटी से कुछ भी नहीं कह सकते। बट हाँ, अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, अगर वो अच्छे रहे तो हो सकता है ये 1 साल में आ जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए। 80% गेन 3 साल में भी कोई बुरा गेन नहीं है। कंपनी निफ्टी 50 में इंक्लूड है
तो रिस्क भी कम है। कम रिस्क की स्टॉक में 80% का गेन अगर 2 साल 3 साल में भी आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, क्या स्टॉक और गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं एक बार, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। चूंकि कंपनी निफ्टी 50 में इंक्लूड है, अभी कंपनी की बुक वैल्यू है 385 और करंट प्राइस है 475। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टॉक ने 860 के आसपास का हाई लगाया था 2021 में, उसके बाद से कंपनी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। तो हम ये देख लेते हैं कि 2021 के बाद फाइनेंशियल्स कैसे हुए हैं, या जो 2016 में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 450 के अराउंड, क्या फाइनेंशियल्स अभी भी ऐसे ही हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। तो हम देखते हैं कि 2012 से देखते हैं हम कि टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स 7,000, 9,000, 10,000, 12,000, 14, 16, 17, 21, 35, 38, 46, 53। पिछले 11 ईयर्स में और 10 ईयर्स में एक भी साल में सेल कम नहीं हुआ है। प्रॉफिट पे देख लेते हैं, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? ऐसा तो नहीं केवल रेवेन्यू ही है, प्रॉफिटेबल नहीं है। 561 करोड़, 770 करोड़, 950 करोड़, 1100, 950, 1700, 2000, 1500, 2100, 3400, 4400, 4400। तो 1-2 सालों में प्रॉफिट मार्जिनली कम हुआ है, अदरवाइज मोर और लेस हम कह सकते हैं कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी हमेशा बढ़ोतरी ही की है। हाँ, तो कंपनी अभी डाउन क्यों है? ऐसे तो कोई कंपनी डाउन नहीं होती है। तो कंपनी डाउन इसलिए है कि इसके अभी कुछ क्वार्टर से रिजल्ट खराब आ रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 1600 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। ठीक है, बट चूंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग रहे हैं, कंपनी पुरानी कंपनी है, निफ्टी 50 में इंक्लूड है, तो क्या कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को रीगेन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कंपनी के ऑफिशियल्स इस बारे में क्या कहते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेते हैं एक बार। कंपनी के खुद के रिजर्व्स अभी 28,000 करोड़ है और कंपनी के पास बोरोइंग 34,000 करोड़ है। तो हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का कि कंपनी की बोरोइंग ज़्यादा है। तो अभी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बोरोइंग पे इंटरेस्ट देना होगा, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आएगा। तो कंपनी की एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, जो दिसंबर क्वार्टर एंडिंग का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो एक बार जो दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में डेंट आया, उसके रीजन समझ लेते हैं कि ये डेंट क्यों आया है। क्या ये डेंट कंपनी इम्प्रूव नहीं कर पाएगी अपने फाइनेंशियल्स को? एक बार वो समझ लेते हैं। जो कंपनी के रेवेन्यू डाउन हुए हैं वो 28% से डाउन हुए हैं। टोटल रेवेन्यू दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में 9,887 करोड़ रहे हैं। जो एबिटा रहा है वो 416 करोड़ रहा है, वो 86% से डाउन है। तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे हैवी डेंट है और रेवेन्यू भी कंपनी के कम हुए। तो रेवेन्यू कम होने का रीजन है कि जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है वो 5% से कम हुआ है, और जो कंपनी को प्राइस कम करने पड़े हैं कंपीट करने के लिए अदर कंपनी से, वो 24% है। तो 24% से प्राइस कम हुआ है और जो सेल्स वॉल्यूम है वो 5% से कम हुआ है। उसका टोटल मिला के कंपनी के रेवेन्यू पे 28% का डेंट आया है। जो वॉल्यूम कम हुआ है वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में डिमांड कम रही है, उसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ है। तो क्या डिमांड नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो आने वाले समय में जब डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी के वॉल्यूम्स वापस से अप हो जाएंगे, और कंपनी अपने प्राइस को कैसे मेंटेन करेगी? कंपनी अभी डिफरेंशिएटेड एंड सस्टेनेबल सेगमेंट में कंटिन्यू ग्रो कर रही है। जो कंपनी का शेयर है सीपी मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन में, जो क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में जो रेवेन्यू है इस डिफरेंशिएटेड एंड सस्टेनेबल सेगमेंट का, वो 29% से बढ़कर 32% हो गया है। मतलब जो कंपनी के अपने जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी को बाकी अदर कंपनियों से अलग बनाते हैं, उस प्रोडक्ट्स में कंपनी ग्रो कर रही है। तो जिन प्रोडक्ट में कंपनी की विशेषता है उन प्रोडक्ट में कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करेगी, और जो कंपनी के एक्सपेंसेस है, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो ईयर ऑन ईयर 19% से कम हुए। तो ये बताता है कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी के फिक्स कॉस्ट कम हो रहे हैं और कंपनी डीलेवरेजिंग को भी प्रायोरिटी पे रख रही है। कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया है 500 मिलियन
डॉलर का डेट को रीपे करने के लिए, और कंपनी अलग अलग तरह से कैपिटल रेज करने के बारे में भी सोच रही है। तो जो Q3 के फाइनेंशियल है वो हम देख चुके हैं कि रेवेन्यू में 28% का डेंट आया है, जो एबिटा है वो 86% से कम हुआ है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि जो कंपनी के फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो कंपनी की एफिशिएंसी को बताते हैं, वो उनमें डेंट नहीं आया, बल्कि उनमें कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है लास्ट क्वार्टर से भी, और 9 मंथ एंडिंग में भी आउट परफॉर्म किया है। तो जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आया है वो केवल वॉल्यूम में कमी होने से, और कंपनी को प्राइस कम करने पड़े हैं, डिस्टॉकिंग करने के लिए कंपनी को रिबेट्स देनी पड़ी है, और कुछ सेगमेंट में compete करने के लिए दूसरी कंपनी से कंपनी को प्राइस भी घटाने पड़े अपने प्रोडक्ट के, इसलिए कंपनी में डेंट आया है। तो चूंकि इतने पुराने समय से कंपनी बिजनेस कर रही है, तो कंपनी को बिजनेस करना बिल्कुल आता है। तो आने वाले समय में कंपनी अपने आप से तरीके निकालेगी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करने के। जो उन्होंने बताया भी है कि कंपनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो उनको बाकी अलग कंपनियों से अलग बनाते हैं, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेंगे, और जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट हैं उनमें कंपनी ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करना चाह रही है। और कंपनी के सेगमेंट वाइज देख लेते हैं। यूपीएल कॉरपोरेशन, जो कंपनी के 4 सेगमेंट है, वो मैं एक बार बता देता हूं। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर डिवाइड किया है, वो किस तरह से किया है। तो यूपीएल जो पेरेंट कंपनी रहेगी, उसने अभी 4 पार्ट्स में अपने बिजनेस को डिवाइड कर लिया है। यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड, यूपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एडवेंटा एंटरप्राइजेज लिमिटेड, यूपीएल स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। तो जल्दी से इनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या बिजनेस को हैंडल करने के लिए इनको पार्टीशन किया गया है। जो यूपीएल एसएएस है वो इंडिया क्रॉप प्रोडक्शन सेगमेंट को देखेगी। जो यूपीएल कॉरपोरेशन सेगमेंट है वो ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन को देखेगा एक्सक्लूडिंग इंडिया। जो एडवेंटा एंटरप्राइजेज लिमिटेड है वो ग्लोबल सीड बिजनेस को आफ्टर करेगी। और एक 4th डिवाइड किया गया है, वो है यूपीएल स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, वो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में डील करेगी। इसमें इन्वेस्टर्स से भी पैसा लिया गया है। तो जो यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस है, यूपीएल एसएएस है, उसमें 9.09% का स्टेक सेल किया है। और वो किसको सेल किया है? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA को सेल किया है। 1580 करोड़ का स्टेक सेल किया है। कंपनी की उस टाइम वैल्यूएशन क्या बताई गई है? 17,000 करोड़। पूरी यूपीएल की वैल्यूएशन नहीं है, ये यूपीएल एसएएस की वैल्यू, जो कि केवल एक पार्ट रहेगा यूपीएल कंपनी का। इसी तरह से एडवेंटा एंटरप्राइजेज का जो मार्केट शेयर, जो एडवेंटा एंटरप्राइजेज का जो स्टेक सेल किया है 13.33%, वो सेल किया है 18,450 करोड़ का। उसमें कंपनी की हिस्सेदारी 86% है, इसमें 90% है। इसकी वैल्यूएशन 17,000 करोड़ बताई गई है और इसकी वैल्यूएशन 18,000 करोड़ बताई गई है। और हम कह रहे हैं कि टोटल कंपनी मात्र 35,000 करोड़ पे ट्रेड करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। अभी तो ये 2 बिजनेस तो बचे ही हुए हैं। यूपीएल स्पेशलिटी केमिकल, इसकी भी वैल्यूएशन 3,500 करोड़ बताई गई है। तो जो कंपनी ने अभी अपने आप को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, वो बेहतर अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि इंडिया का बिजनेस अलग अलग है, बाकी फॉरेन कंट्रीज का बिजनेस अलग है, स्पेशलिटी केमिकल बिल्कुल ऑल टुगेदर बिजनेस अलग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये स्टेप लिया है। तो हम नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं कि कंपनी का, जो हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करती है, तो रेवेन्यू रीजन वाइज क्या मिक्स है। तो लैटिन अमेरिका में कंपनी का 41% मार्केट शेयर है, नॉर्थ अमेरिका में 16% है, यूरोप में 14% है, इंडिया में मात्र 12% है। और इसके विज़ाविज़ हम देखें कि इंडिया में एम्प्लॉय काउंट कितना है? एम्प्लॉय काउंट है 52%। 52% कंपनी के 100 में से 52 एम्प्लॉय यहाँ पे लगे हुए हैं और मात्र रेवेन्यू 12% है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में ये रेवेन्यू बढ़ने वाला है। लैटिन अमेरिका में मात्र 10% एम्प्लॉय है, जहाँ 41% मार्केट शेयर है। तो अभी मार्केट शेयर इंडिया में ग्रो करेगा नहीं करेगा, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं।
कंपनी के प्लांट्स कितने हैं इंडिया में, तो हम देखेंगे कि कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो 17 प्लांट्स कंपनी के इंडिया में हैं, और बाकी टोटल हम देखेंगे तो ये टोटल 18, 7, 25, 26 टोटल प्लांट्स आउटसाइड इंडिया है और 17 प्लांट्स इंडिया में। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल इंडिया में 12% ही रेवेन्यू रहेगा टोटल रेवेन्यू का। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कंपनी कैसे अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएगी और कंपनी कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करेगी। तो अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखनी है तो उस पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। तो जो यूपीएल कॉरपोरेशन, जो हमने अभी बताया कि एक्सक्लूडिंग इंडिया जो क्रॉप प्रोटेक्शन प्लान्स को देखेगी, उसमें कंपनी बता रही है कि इम्प्रूव प्रोडक्ट मिक्स, जो हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएटेड एंड सस्टेनेबल जो पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो उसके परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जो कि हम बता रहे हैं कि 2% से उसका वॉल्यूम बढ़ा है। प्राइसिंग एनवायरनमेंट में कम्पीट करने के लिए कंपनी को प्राइसेस कम करने पड़े, इसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट आया है। तो कंपनी, इसके बारे में कंपनी का क्या आउटलुक है, फ्यूचर आउटलुक है कि कंपनी का बोलना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में सेकेंड क्वार्टर तक आते आते जैसे जैसे डी स्टॉकिंग सबसाइड होगी बड़े मार्केट्स में, तो कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस नॉर्मल हो जाएगी। तो हम ये यूपीएल कॉरपोरेशन में देख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में 30% का ड्रॉप आया है, नॉर्थ अमेरिका में 67% का ड्रॉप आया है, यूरोप में 46% का ड्रॉप आया है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 5% का ड्रॉप है, क्योंकि मेनली कंपनी का बिजनेस अभी यहीं पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेनली जो डेंट आया इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू पे असर पड़ा है। तो ये रीजन भी हाईलाइट किए हुए हैं कि ब्राज़ील में प्राइसिंग रिलेटेड चैलेंज थे, और हम अभी बात करें यूपीएल एसएएस का, जो इंडिया बिजनेस को देखेगा उसका आउटलुक है कंटिन्यू टू सी चैलेंजिंग कंडीशंस इन Q4। कंपनी को अभी लगता है कि सेम कंडीशन Q4 में भी रहने वाली है। तो जब कंपनी को खुद को लग रहा है कि जो फॉरेन बिजनेस है वो 25 Q2 में नॉर्मल होने के चांसेस है, ये Q4 भी कंपनी का बेकार रहने वाला है, तो हम कैसे बिलीव करें कि कंपनी का स्टॉक प्राइस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। हम श्योरिटी के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब कंपनी के परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे होंगे तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब फाइनेंशियल अच्छे हो चुके होंगे तो कंपनी इतने वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगी। तो हमको अगर ये बेट करना है कि हम कंपनी के परफॉर्मेंस को, पास्ट परफॉर्मेंस को देख के अगर ये बिलीव कर सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे कि कंपनी ग्रो करेगी, तो अभी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी चीप वैल्यूएशंस है। जब ऑटोमेटिक कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी तो कंपनी ऑब्वियसली इतने चीप प्राइस पे नहीं मिलने वाली है। डिसीजन आपका रहेगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरे बोलने से केवल आप समझेंगे, मेरे बोलने से आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और